नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते ये खास पेशकश लेकर आते हैं आपके लिए, जहां पर पूरे हफ्ते जो बाजार में हुआ है उसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिहाज से हो या आपके आर्थिक लक्ष्यों के लिहाज से हो, क्या रणनीतियां आपको बांधनी चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए, इस पर बाजार और निवेश जगत की एक दिग्गज आवाज़ से रूबरू कराते हैं और उनसे समझते हैं बाजार की चाल और आपके पोर्टफोलियो की रणनीति। आज भी बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूं यूटीआई म्यूचुअल फंड के बहुत ही नामी शख्सियत अजय त्यागी का। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने क्रूशल समय हमारे साथ आप जुड़े और हमें समय दिया, दर्शकों को समय दिया, क्योंकि आज आपसे हमें बहुत कुछ समझना है। आज आपके कंधे पे दारोमदार है हमारे व्यूअर्स की हैंड होल्डिंग का। बहुत कठिन समय अगर हम उन निवेशकों के लिहाज से सोचें या समझें जो कि नए नए आए हैं शेयर बाजार में, जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, वैसे आप भी जानते होंगे बेहतर। तो बेसिकली चर्चा की शुरुआत मुझे करनी है ट्रंप टैरिफ ऐलान से। 2 अप्रैल अब हो गया, उसके बाद उन्होंने जितने भी ऐलान किए हैं 26% का ब्लैंकेट टैरिफ एक भारत के ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। डेवलपिंग स्टोरी है सर, बहुत कुछ होगा आने वाले समय में। नेगोशिएशन के राउंड्स की भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि नई दिल्ली भी वहां पे कमर कस रही है कि कैसे थोड़ा सा बोझ कम किया जाए। लेकिन आप फाइनेंशियल जगत से हैं, इसको कैसे समझाएंगे हमारे निवेशकों को? जी, पहले पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यूटीआई को अपने शो में मौका देने के लिए। देखिए, जैसा आपने कहा, ये इवॉल्विंग स्टोरी है कविता जी। अभी खाली 1-2 दिन पहले ही ये ऐलान हुए हैं। हमें ऐसा लगता है और बहुत ऐसे जो ग्लोबल स्तर पे निवेशक हैं, सबको ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआती चाल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी देशों को नेगोशिएशन टेबल पे लाने की। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका का एक अच्छा खासा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ज्यादा करके बड़े देशों के साथ। सरल भाषा में अगर हम इस बात को समझें, तो अमेरिका इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, ज्यादा करके बड़े मुल्कों को। और इसी को हम ट्रेड इम्बैलेंस भी कहते हैं। तो अमेरिका के फेवर के अंदर ये बैलेंस नहीं है, बाकी देशों के फेवर में ये बैलेंस है, क्योंकि बाकी देश अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और अमेरिका से इंपोर्ट या जिसको बोलते हैं आयात कम कर रहे हैं। इस चीज को करेक्ट करने के लिए करंट प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने जो है टैरिफ्स लगाए हैं, ताकि उनके खुद के देश के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। ये एक प्रयास जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इसका असली मकसद ये है कि वो जो बाकी देश हैं उनके साथ कुछ बेटर नेगोशिएट करके टर्म्स अपने फेवर में लेके आए। तो जैसा कि आपने बताया, 26% भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, ब्रॉडली स्पीकिंग। जरूर इंडिया और यूएस के बीच में नेगोशिएशंस चालू होंगी आने वाले हफ्तों में और महीनों में। हमें ये लगता है कहीं ना कहीं 26 से घट के, हो सकता है ये 20 चला जाए, हो सकता है 15 चला जाए, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जरूर कहीं ना कहीं नीचे के स्तर पे जाएगा। ये तो देखिए एक पहली बात रही। दूसरी बात यह है कि क्योंकि सारे बड़े देशों के ऊपर ये टैरिफ लगा है, हम इस टैरिफ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम खाली ये नहीं देख सकते कि 26% हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ है, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स अब जो है थोड़ा सा अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। हमें ये भी देखना है कि बाकी देशों के ऊपर सेम कैटेगरीज में क्या टैरिफ लगा है। और जितना, अभी जैसा मैंने कहा खाली 1-2 दिन ही हुए हैं, लेकिन जितना भी चयन हमने किया है, जो बाकी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जिन कैटेगरी में इंडिया बड़ा है, उस कैटेगरी में जो बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा, वो है चाइना, ताइवान, वियतनाम, बांग्लादेश। इन सब कंट्रीज के ऊपर हमसे ज्यादा टैरिफ लगा है। तो घूम फिर के मोटे तौर पे हमें यही लगता है कि एक्सपोर्ट्स अभी भी इंडिया से जारी रहेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में, और हमें अभी थोड़ा रुक के ये भी देखना है कि फाइनली ये टैरिफ्स किस स्तर पे जाके सेटल होते हैं। जी सर, जिस तरह से ऐलान किए जा रहे हैं, जिस तरह से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बात तो काफ़ी हद तक समझ में आती है कि एक नया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर
अब आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर हम एशियन कंट्रीज़ की ओर देखें तो भारत पर भी असर है, लेकिन भारत सबसे लोअर एंड पर है जहाँ तक हम इम्पैक्ट की बात करें। बाकी देश हैं, चाइना हुआ, वियतनाम हुआ, बांग्लादेश भी काफ़ी हद तक टेक्सटाइल वगैरह के मामले में काफ़ी हद तक इम्पैक्टेड फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस पूरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में अब भारत कितना उभर सकता है, अभी तक के आकलन के हिसाब से मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उनकी योजना है कि पूरे विश्व के लिए भारत एक ग्लोबल हब बन जाए फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। ये उनका एक मेरे ख्याल से बहुत उनका महत्वाकांक्षी एक सपना है भारत के लिए, और उसी पर हम देख रहे हैं कि कई कंपनियों में अब आगे भी सेक्टर्स भी हम देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हुए, तमाम सेक्टर्स हुए जो इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इस नए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में कैसे भारत एक हब बन सकता है, कितनी संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है कविता जी। इसको मैं 2 भागों में बांटूंगा। हमारी जो समझ है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहते हैं, और उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हमारे लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, हमारे जो युवा हैं उनको एम्प्लॉय कर सकता है, और एम्प्लॉयमेंट के अवसर जिस तरह की हमारी डेमोग्राफिक्स है और एजुकेशन लेवल है, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर हमें सफलता मिल सकती है, जहां तक हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें। देखिए, दूसरी चीज ये है, हम खुद बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। जो हाई टेक्नोलॉजी चीजें हैं वो हमें अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत सारी लो टेक्नोलॉजी चीजें भी इंपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कि लो टेक्नोलॉजी चीजें हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, हमें लोकल मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, प्लस इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बरकरार रहेंगे और अपनी फॉरेन एक्सचेंज भी सेव होगी। अब आपका सवाल यह है कि इस उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हिंदुस्तान एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन सकता है? देखिए, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और मैं इसलिए ये बात रख रहा हूं आपके सामने क्योंकि पिछले 20 से 25 साल में वैश्विक स्तर पे एक ग्लोबलाइजेशन का माहौल बना हुआ था। अगर आप देखें, सारे विकसित देश जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, और उन्होंने बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स किया। हिंदुस्तान में भी उस चीज का फायदा हुआ, फार्मा क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र के अंदर, केमिकल क्षेत्र के अंदर, ऑटो पार्ट्स के अंदर भी हमने अच्छी खासी जो है अपनी एक बुनियाद रखी। और चाइना का तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, जैसे कि हम जानते हैं, वियतनाम का भी, ताइवान का भी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है ये थोड़ा डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि यूएस के अंदर वापस से मैन्युफैक्चरिंग आए। जैसा कि मैंने कहा, उनके 2 प्रयास हैं। एक तो नेगोशिएशन करके उनके खुद के लिए फेवरेबल टर्म्स रखना ट्रेड के अंदर अपने बाकी पार्टनर्स के साथ, लेकिन उनका ये प्रयास भी है कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक वापस अमेरिका में आए और जॉब्स क्रिएट हों, और उनका डिपेंडेंस टुवर्ड्स अदर कंट्रीज इतना ना रहे जितना कि फिलहाल है। तो अगर इन सब चीजों को आप सामने रखें, और यूरोप खुद जो है अब प्रयास कर रहा है कि वो इतना ज्यादा आउटसोर्स ना करे, कुछ चीजें खुद मैन्युफैक्चर करे, तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में डी ग्लोबलाइजेशन कितना ज्यादा बड़ा ट्रेंड रहेगा, ये तो हमें थोड़ा रुक के समझना पड़ेगा। उसी के बाद हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मजबूत एक्सपोर्टिंग नेशन बन पाएगा या नहीं। उसके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने है वो ये है, ग्लोबल ट्रेड किस तरीके से अगले 10 साल के अंदर शेप अप होता है। जी सर, ये समझना चाहेंगे अभी अब जिस तरह से हम इस पूरी कहानी को अनवील होता हुआ देख रहे हैं, इस बीच बाजार में शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम थोड़ी वॉल्टिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन क्या अब ये ऐसा वक्त है जब थोड़ा सा आप डोमेस्टिक फेसिंग काउंटर्स पर फोकस करें, रणनीति पर फोकस करें,
थीम्स पे फोकस करें, क्योंकि ग्लोबली इतने सारे हेडविंड्स हैं और इतनी अनिश्चितता है, मेरे ख्याल से अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसकी वजह से उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेगा। हम जानते हैं कि अब तिमाही नतीजों का आगाज़ होने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो घरेलू ट्रिगर्स पर ज़्यादा बाजार अब कामकाज करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बाजार बहुत समय तक एक खबर को पकड़ के भी नहीं रख रहा है। आप बेहतर समझते होंगे, बाजार झटक देता है और आगे बढ़ जाता है। क्या अब वो समय आ गया है कि अब बाजार जो है तिमाही नतीजों की ओर जाएगा, आरबीआई की पॉलिसी की ओर रुख करेगा, इन्फ्लेशन का डेटा और तमाम डेटा जो आ रहा है उस पर नजर बनाए रखेगा? जी बिल्कुल। हमारे सामने अभी तिमाही नतीजे हैं जो हफ्ते भर में या 10 दिन में ही शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा एंकर जो बाजारों के लिए रहेगा वो यही तिमाही नतीजे रहेंगे। और साथ के साथ हम इन तिमाही नतीजों में जो मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री भी सुनते हैं, उन्हें क्या अपने सामने दिखाई दे रहा है अगले 3 महीने और 6 महीने में, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट और एंकर तो फिलहाल के लिए तिमाही नतीजे हैं, जो बहुत बड़ा एक इवेंट था जिसको जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, वो हमारे पीछे है। टैरिफ्स अब लगा दिए जा चुके हैं। बेसलाइन टैरिफ हमको हर देश के ऊपर जितने लगे हैं वो भी मालूम है, अलग अलग देशों पे क्या टैरिफ लगे हैं वो भी मालूम है। तो ये इवेंट पीछे जा चुका है। नेगोशिएशन, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी, नेगोशिएशन जारी रहेगी अगले 6 महीने तक। फिलहाल हिंदुस्तान के बाजारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी खुद की जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ किस तरीके से आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ में और अर्निंग्स ग्रोथ में हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले हैं पिछले 6 महीनों में। तो फिलहाल तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो कि ये जीडीपी ग्रोथ वापस से मजबूती की तरफ बढ़े और उसके चलते ईपीएस ग्रोथ भी जो है डबल डिजिट में कम से कम पहुंचे। तो यही चीज हम आकलन, इसी चीज का हम आकलन करेंगे आने वाले महीने में। जी सर, अब मेरे ख्याल से आकलन करने के लिए बहुत सारा काम होगा आपके पास, क्योंकि एक रणनीति नए तौर से आपको बनानी होगी, जिस तरह के ऐलान होंगे और जिस तरह की खबरें अब निकल कर आएगी। क्योंकि अभी तो हमें एक आंकड़ा दिया गया है टैक्स का, लेकिन वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी होता है या नहीं होता है ये हमें पता चलेगा। तो बतौर फंड मैनेजर, बतौर वो शख्स जो कि लोगों के पैसे संभालते हैं, अब किस तरह की रणनीति, किस तरह के सेक्टर्स पे मेरे ख्याल से आप आगे दाव लगाना चाहेंगे, क्योंकि इतना अनिश्चितता का माहौल है, रिस्क कितना ज़्यादा बड़ा है और अब उसको कम करने के लिए क्या आईटी के सेक्टर से आप थोड़ा सा दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि उस पर बादल पूरी तरह से छटे नहीं हैं। फार्मा फिलहाल हम देख रहे हैं एक रिलीफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर मेरे को लगता है इतनी दिक्कत है नहीं, बिकॉज वो वहाँ से लाकर एक्सपोर्ट करते हैं हम वापस पॉलिश करके, तो वहाँ पे शायद वो नलिफाई हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन पेन पॉइंट्स आने वाले वक्त में आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इनको आप कैसे देखते हैं? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर फिलहाल आपको लगता है कि हो सकता है हम दूरी बनाकर चलेंगे? जी जरूर। कविता जी, अगर बहुत मोटे तौर पे देखें, जिस भी क्षेत्र की कुछ ग्लोबल लिंकेज है, जिस भी क्षेत्र या जिस भी कंपनी की रेवेन्यूज ग्लोबल ट्रेड से आ रही हैं या एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, वहां पे कहीं ना कहीं, जैसा आपने बोला, अनिश्चितता बनी रहेगी। और हमें कुछ समय लगेगा कहीं ना कहीं ये भरोसा आने में कि ये वोलेटिलिटी का दौर निकल चुका है और अब आगे कहीं ना कहीं हमारी पकड़ उनके ग्रोथ नंबर्स पे मजबूत है। तो जहां पे भी एक्सपोर्ट रेवेन्यूज ज्यादा हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कंपनी में, वहां कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी का दौर जारी रहेगा कुछ और महीने। और उसी के विपरीत जहां पे भी डोमेस्टिक कंजम्पशन एक प्राइमरी सूत्र है ग्रोथ का, वहां पे अनसर्टेनिटी सबसे कम दिखाई देगी। तो हमारा यही मानना है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पिछले कुछ सालों में कमजोर रहा है। भारत सरकार ने और खास की और राज्य सरकारों ने भी ये प्रयास किया है बाय वे ऑफ गिविंग सर्टेन बेनिफिट्स टू पॉपुलेशन एट लार्ज। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम के तौर पे सामने निकल के आया है, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो या किसी और राज्य में कोई और नाम से वो स्कीम हो। कहीं ना कहीं जो बॉटम ऑफ पिरामिड है
इन वर्गों के लिए राज्य सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी प्रयास किया है उनकी थोड़ी मदद करने का। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में और क्वार्टर्स में कंजम्पशन इन कारणों से रिवाइव होगी। साथ के साथ आपने ये भी देखा होगा कि भारत सरकार का ध्यान, और इस वक्त मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार का ध्यान कैपेक्स के ऊपर से थोड़ा सा उठा है। कैपेक्स स्पेंड कम हुए हैं। हमको लगता है कि आने वाले महीनों में भी कैपेक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं रहेगा। सरकार का ध्यान कंजम्पशन की ओर बना रहेगा। और क्योंकि कंजम्पशन ग्लोबल ट्रेड से भी लिंक्ड नहीं है, हमें लगता है ये क्षेत्र जो है बाकी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा मजबूत रह सकता है। जी सर, जब भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है। अब माहौल ऐसा है कि सोने की हम एक तरफ चाल देख रहे हैं इतनी अनिश्चितता के समय। ऑब्वियसली उसकी एक सेफ हेवन अपील जो है वो सामने आ जाती है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इक्विटीज़ में काफ़ी अनिश्चितता है। डेट को लेकर अब काफ़ी सारी बातें रेट कट पर आकर रुक रही हैं, जो कि हो सकता है हम जब आरबीआई की पॉलिसी हो अब की बार तो आता हुआ देखेंगे। फिलहाल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में क्या समय आ गया है थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ओर झुकाव डालने का? क्या ज़्यादा पैसा आप सोने की ओर डायरेक्ट कर सकते हैं इस वक्त? इक्विटी की अगर बात हो तो क्या लगता है आपको, लार्ज कैप्स की ओर जाया जाए? लेकिन उसमें भी एक दिक्कत ये है कि एफआईआईज किस तरफ अपना रुख लेंगे इस ऐलान के बाद, वो एक चीज़ हो जाएगी जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। कैसे किया जाए एसेट एलोकेशन फिलहाल? जी बिल्कुल। देखिए कविता जी, जहां तक एफआईआईज का क्या रुझान रहेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे या फिर रिडेम्पशन बनाए रखेंगे, ये हम एक टेक्निकल फैक्टर के रूप में देखते हैं। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि किसी भी कंपनी को आप उसके फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर ही इवैल्यूएट करें। तो एफआईआईज क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, इसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं है। और हमारी तो हमेशा यही सलाह रहती है कि आम निवेशक का भी इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहना चाहिए। ध्यान हमेशा केंद्रित रहना चाहिए कि वो व्यवसाय आने वाले सालों में कितनी मजबूती से अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर सकता है और उसकी करंट वैल्यूएशन क्या है, क्या वो वैल्यूएशन फेवरेबल है या नहीं है। अब इसी को सामने रखते हुए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। आपने बात करी कि कहाँ पे हमारा एक झुकाव रहना चाहिए, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप। हमारा ये बहुत दृढ़ मानना है इस वक्त कि मिड और स्मॉल कैप करेक्शन के बावजूद इस वक्त भी एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्षेत्र में है, एक एक्सपेंसिव जोन में है, मैं कह सकता हूं। अगर हम उनको प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल उनका देखें और इसी प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल को उनके लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ कंपेयर करें, तो बहुत क्लियरली एक बात उभर के आती है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स अभी भी एक्सपेंसिव हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना फेवरेबल नहीं रहेगा। कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स डेफिनेटली एक फेवरेबल जोन में है। हम ये नहीं कह सकते कि लार्ज कैप्स इस वक्त सस्ते हैं या चीप हैं या एवरेज की तुलना में एवरेज स्तर से नीचे हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ब्रॉडली रिलेटिव टू मिड और स्मॉल कैप्स लार्ज कैप्स ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो हमारी सलाह आम निवेशकों की यही रहेगी कि झुकाव थोड़ा लार्ज कैप्स की तरफ रहना चाहिए। जी, जहां तक गोल्ड की बात है, देखिए आम स्कीम गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक मल्टी एसेट फंड एक कैटेगरी है सेबी की, और मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं कि निवेशकों का कुछ निवेश मल्टी एसेट फंड के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें गोल्ड के ऊपर भी एलोकेशन, गोल्ड में भी एलोकेशन है, साथ के साथ इक्विटी के साथ डेट के अंदर भी उसका कुछ एलोकेशन है। तो एक बहुत ही बैलेंस तरीके से ये स्कीम चलाई जाती है। और जो फिलहाल जो दौर चल रहा है उसमें इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड तीनों एक साथ एक ही फंड के अंदर एक बहुत बढ़िया विकल्प रह सकता है निवेशकों के लिए। जी सर, आपका भी अभी ध्यान होने वाला है चौथी तिमाही के नतीजों पर। किस तरह के नतीजे आ सकते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं, कुछ बताइएगा। कविता जी, फिलहाल तो हमारा अनुमान ये है कि चौथी तिमाही के नतीजे भी थोड़े कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में हमने कोई ऐसी चीज अपने आसपास होते हुए नहीं देखी है जिससे हमें ये भरोसा मिला हो कि कंपेयर टू
लास्ट 2 क्वार्टर्स पिछली 2 तिमाहियों के मुकाबले ये तिमाही बहुत मजबूत गई है। ऑटो क्षेत्र के नंबर्स हर महीने आते हैं। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ हमें हर महीने देखने को मिलती है। तो अगर हम इन सब आंकड़ों को अपने सामने रखें, कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्वार्टर भी कमजोर जाने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, भारत सरकार का भी ध्यान इस बात पे है कि कंजम्पशन जो है हिंदुस्तान में थोड़ी वीक हुई है। इकोनॉमिकली जो लोअर वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई का एक बहुत अच्छा खासा बोझ दिखाई दिया है, जिसके चलते उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हुई हैं और इस आय के कम होने की वजह से उनकी पैटर्न्स के ऊपर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। तो सरकार का इस वक्त ध्यान यही है कि किसी तरह कंजम्पशन रिवाइव करी जाए। तो ये शायद हमें चौथे तिमाही के नतीजों में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन आने वाले तिमाहियों में हमें लगता है इस प्रयास के नतीजे हमें दिखाई देने चाहिए और पॉजिटिव तरीके से दिखाई देने चाहिए। जी। हम्म। चलिए, मेरे ख्याल से चर्चा को भी अभी समेटने का एक समय आ गया है। लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को, वैसे तो आपने काफ़ी सारी नसीहतें दे ही दी हैं अपने जवाब के ज़रिए, अपनी समझाइश के ज़रिए, लेकिन देखिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जब भी होता है तो लोग को हम कहते हैं कि आप लंबा नज़रिया बनाकर चले, लेकिन जब भी इस तरह की खबरें आती हैं या जब भी इस तरह की हेडलाइंस बाजार में छाई रहती हैं सर, तो टेंशन तो हो ही जाती है। भले ही आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश कर रखा है, लेकिन जब बाजार में आप सुनते हैं ना कि इतना उतार चढ़ाव है तो घबराहट तो होती है। अब हम कहते हैं संयम बनाकर रखें, अनुशासित तरीके से आप निवेश करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन और ये सलाह कम पड़ती है। अपने अनुभव के हिसाब से आप क्या उनको जाते जाते सलाह देना चाहेंगे? कविता जी, मैं वही सलाह दूंगा जो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न में छुपी हुई थी कि अनुशासन बनाते हुए धीरज और धैर्य के साथ आपको निवेश करते ही रहना है, निवेश रोकना नहीं है। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब समय बहुत ज्यादा और समय और वातावरण बहुत ज्यादा फेवरेबल और अनुकूल होता है, उस वक्त निवेश करना बहुत आसान होता है। लेकिन ऐसे समय पे करा हुआ निवेश अगर आप 5 साल के दृष्टिकोण से देखें तो रिटर्न जरूर देता है, लेकिन मे बी एवरेज टू लोअर देन एवरेज रिटर्न देता है। लेकिन जब वातावरण आपके अनुकूल नहीं है, जब जितनी भी चीजें आप सुन रहे हैं वो नेगेटिव हैं, जिसके चलते बाजारों में वोलेटिलिटी है और प्राइसेस गिर रहे हैं, ऐसे समय पे किया हुआ निवेश 5 साल के दृष्टिकोण से हमेशा एवरेज या एवरेज से बेहतर रिटर्न देता है। तो देखिए, हमारा सबका प्रयास यही है कि हमें अपने लिए वेल्थ क्रिएट करनी है, और वेल्थ क्रिएट 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने के समय सीमा के हिसाब से नहीं की जाती, वो कम से कम 5 से 10 साल के हिसाब से की जाती है। हमने तो यही देखा है कई दशकों में कि जब भी एनवायरनमेंट खराब है, वोलेटिलिटी है, प्राइसेस करेक्ट कर रहे हैं, निवेश बनाए रखिए बदस्तूर, और आपको इसका फल हमेशा 3 से 5 साल के अंदर दिखाई देगा। जी। चलिए, तो ये साल है अपने पोर्टफोलियो में जितनी कमाई आपकी हुई है उसको बचा कर रखने का, और अभी तो साल का बस आगाज़ ही है। और एक बात तो तय है कि पिछले कुछ सालों में जो आपने रिटर्न देखा था शायद वो आप नहीं देख पाए। स्टेबिलिटी, अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ख्याल रखना होगा। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जब भी आप जुड़ते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें भी और दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अपना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद कविता जी। धन्यवाद।